नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान 5 साबिक़ आर्मी चीफ समेत मुल्क के 100 से ज्यादा लोगों ने नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर एहतजाज किया। खत में हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार और दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़िद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिंदुस्तानी मुसलमानों की नस्ल कुशी की खुली कॉल पर तशवीश का इजहार किया गया। इसके साथ दीगर अक़लियतों जैसे ईसाइयों, दलितों और सिखों को निशाना बनाने का भी जिक्र है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन साबिक़ फौजियों ने खत में लिखा कि हम 17 से 19 दिसंबर के दरमियान हरिद्वार में मुनक़िद होने वाली धर्म संसद नामी 3 रोज़ा मजहबी कॉन्फ्रेंस के दौरान साधुओं और दीगर रहनुमाओं की तकारीर पर फिक्रमंद है। इस धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र के क़याम का बार बार मुतालबा किया गया। इसके साथ हथियार उठाने और ज़रूरत पड़ने पर हिंदू मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर एक ख़ास बरदरी को कत्ल करने की बात भी की गई। इन लोगों ने सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से मुनासिब कार्रवाई करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्कूली बच्चों को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का हलफ दिलाए जाने से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो एक पार की है जिसमें बच्चों को कहा जा रहा है कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ो मरो और जरूरत पड़ने पर मार दो भी। इस मामले के तुल पकड़ने के बाद इस पर तनाज़ा खड़ा हो गया, लेकिन यूपी पुलिस का रवैया काफी सुस्त है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूली वक्त के बाद कुछ बच्चे स्कूल वर्दी में यानी स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क में खड़े थे और यहाँ इन सभी को मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का हलफ दिलाया गया। इसके अलावा पार्क में अपने वालिदैन के साथ पहुंचने वाले बच्चों को भी इसी तरह का हलफ दिलाया गया। इस वीडियो में बच्चों को बार बार कहा जा रहा है कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ो मरो और जरूरत पड़ने पर मार भी दो। वीडियो में बच्चों को जो हलफ दिलाया गया उसमें काफी मुतनाज़िया बातें कही गई। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नमाज को ताकत के मुजाहरे का जरिया नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने रियासत के पटौदी गांव में मुनक़िदा क्रिसमस की तकरीब में रखना अंदाजी को भी अफसोसनाक वाक़या करार दिया। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने यह तबसरा गुड़गांव में कुछ अवामी मकामात पर नमाज को रोकने की कोशिश के दरमियान किया। इंडियन वुमेन प्रेस कौर के अरकान से बातचीत करते हुए वज़ीर आला खट्टर ने कहा कि अवामी मकामात पर नमाज अदा करना नामुनासिब है। नमाज अदा करनी चाहिए, ताकत का मुजाहरा नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम लोग इबादत करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन ये मखसूस मकामात पर होना चाहिए। अगर इस पर कोई नाइत्तेफाकी है तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मफाहमत के लिए इंतज़ामिया से रब्ता कायम कर सकते हैं। पटौदी के वाक़े के बारे में पूछे जाने पर जहां मुबैना तौर पर दाएं बाजू के कुछ नौजवानों ने क्रिसमस की तकरीब में रखना अंदाजी की थी, उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे वाक़े की हिमायत करने की कोई वजह नहीं है। इस तरह की किसी भी तकरीब में रखना डालना सही नहीं है। किसानों के एहतजाज पर उन्होंने कहा कि एहतजाज शुरू करने वालों और उसकी हिमायत करने वालों के दरमियान फ़र्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे सियासी मफाद वाले लोग हैं। एहतजाज शुरू करने वाले खुद को किसान लीडर कहते हैं, लेकिन उनकी सियासी ख्वाहिशात किसी से छिपी नहीं हैं। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की सदारत में जुमे के रोज हुई GST काउंसिल इमरजेंसी मीटिंग में टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि आज की मीटिंग में तय किया गया कि टेक्सटाइल के GST रेट को रिव्यू के लिए रैशनलाइजेशन कमेटी के पास भेजा जाएगा। फरवरी में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद फरवरी के आखिर में या मार्च की शुरुआत में कमेटी की रिपोर्ट पर मीटिंग में बातचीत होगी। बीते दिनों हुकूमत ने टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया था। 1 जनवरी से इसे लागू होना था। कई रियासतों और इंडस्ट्री ने हुकूमत से टेक्सटाइल में मुजव्वज़ा बढ़ोतरी को वापस लेने की अपील की थी। December, and actually during the session of the parliament, representations started coming. Some delegations also came and met me, and on the 29th the letter also comes from the chief minister, from the finance minister of Gujarat, and therefore the emergency meeting. And what are the decisions of the emergency meeting, council's meeting today? That we retain the status quo and not go to 12% from 5%, meaning don't do the correction now. In the case of textile was the only issue of this discussion in this emergency meet.
There, as you all know, there is already a committee to look at the rate rationalization being headed by the then Finance Minister of Karnataka, who incidentally is the Chief Minister of Karnataka now. So under his convenership, there is a committee which is looking into rate rationalization, and it was decided today in the emergency meeting that textile again will be also put to the committee to review it along with the other items which they are anyway now reviewing. And the decision of the committee was that one, it will go to that rate rationalization committee to also include textile in their review and submit a report by February, which I agreed to have it circulated to all the ministers, and post that to hold either end February or sometime in March, post that report coming, a council meeting in which the committee's recommendations and committee's report itself be discussed. That will be on every item, but today we've included even textile back again. There, as you all know, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग अब उन लोगों का हिसाब लेंगे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की तामीर में लगे कार सेवकों पर गोली चलाई। अमित शाह ने जुमे को अयोध्या में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए कितने राम भक्तों पर गोली चले, कितने साधु संतों ने कुर्बानियां दी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनने के बाद अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर की तामीर हो रही है। अमित शाह ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान में अवामी एतमाद यानी एक अवामी एतमाद नाम से रैली को खिताब करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि अयोध्या में कार सेवकों पर किसने गोली चलाई, अब अवाम उसका हिसाब लेंगे। इस समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी? कार सेवकों पर डंडे चलाए थे या नहीं चलाए थे? जो मंदिर बनने देना नहीं चाहते हैं। अखिलेश बाबू, जितना दम हो रोक कर देखो, मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है। देखते देखते अयोध्या में रामलला का गगनचुंबी मंदिर बनने जाने वाला है। आप नहीं रोक सकते। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ का दरबार सूना सूना दिखता था। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, देखा है ना सबने टीवी पर, देखा है ना। आज जब भारत में से कोई भी श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, उसके कलेजे को ठंडक पहुंचती है मित्रों, ठंडक पहुंचती है। आज बाबा अपने दरबार के साथ शान से बैठे हैं और सभी श्रद्धालु जाकर वहां कहते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये कोई काम सपा बसपा कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अरे भाई, उनकी तो एबीसीडी ही उल्टी थी। वो ए का मतलब उनके लिए आतंक और अपराध था, बी का मतलब भाई भतीजावाद था, सी का मतलब करप्शन था और डी का मतलब दंगा था। इस समाजवादी पार्टी आखिरकार असली पीपर छापा पड़ गया। 200 करोड़ी पीयूष जैन के घर छापे के बाद बार बार ये बताया जा रहा था या फिर ये बात सामने आ रही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलती से पी के चक्कर में पीयूष के घर छापा मार दिया, जबकि निशाना दूसरे वाले पी यानी एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी थे। खैर 8 दिनों बाद उस गलती को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ठीक कर लिया। जुमे की सुबह 7 बजे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पंपी के कन्नौज में वाक़ घर पहुंच गए। थोड़ी देर में ही खबर आने लगी कि सिर्फ
कन्नौज नहीं बल्कि कानपुर, हाथरस, नोएडा और अंबेडकर नगर में भी पम्पी की फैक्ट्री और ऑफिसेज में छापामारी हुई है। पम्पी ने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। वो अखिलेश के बेहद करीबी माने जाते हैं। सिर्फ पम्पी जैन के यहाँ नहीं बल्कि आईटी ने यूपी में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसे यूपी की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इन 50 में से 6 से 7 ठिकाने पम्पी जैन के हैं। जैन के लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, नोएडा और हाथरस के ठिकानों पर सुबह से सर्चिंग चल रही है। पम्पी जैन के अलावा कन्नौज के ही इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मालिक के भाई मोहसिन के घर आईटी पहुंची। इनका भी समाजवादी पार्टी से इनकी भी नजदीकियां बताई जा रही हैं। लखनऊ में हजरतगंज में वाक़ मोहसिन की कोठी पर 6 से 7 अफसरों की टीम सर्च कर रही है। इसके अलावा जिन कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े हैं उनमें ज्यादातर गुटखा और इत्र के कारोबार से जुड़े हैं। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पीयूष जैन के यहाँ से बरामद तकरीबन 200 करोड़ नगद और 23 किलो सोने की बात उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से किए जाने वाले तबसरे से मुतालिक सख्त तनकीद करते हुए जुम्मे के रोज कहा कि यह रकम भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सीतारामन ने मीडिया से बातचीत में इस ताल्लुक से पूछे जाने पर कहा कि गलत या सही जगह पर छापेमारी की बात नहीं है। जहां छापा मारा गया है वहां से अफसर खाली हाथ नहीं लौटे। Not be raising doubts on the professionalism of organizations which have gone there and proven that house had the height of the wall is the height of the cash. ये प्रूफ है भैया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सही काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, गलत को पकड़ रहे हैं। How does he know? Does he know him so well that he keeps money with this man, with that man? किसका पैसा रखा हुआ उनको कैसे पता? पार्टनर है क्या? No, I'm asking you. If he is so sure to say it is बीजेपी का पैसा, इनको कैसे मालूम? दूसरे के पैसा उनके आपके पास बगल में बैठे हुए हैं। नहीं, आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है जी। मैं बात बोल रही हूं, अगर इतना पक्का वो बोल रहा है कि बीजेपी का पैसा है, इनको कैसे मालूम है? उनके पार्टनर है क्या ये? आप अगर किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस चला रही हो तब भी मालूम होगा ना आपको इन आपके पैसा और आपके पार्टनर के पैसा कहाँ है। ये इनका पार्टनर होंगे, इसीलिए शायद इतना पक्का बोल पा रहे हैं कि शायद ये बीजेपी का पैसा है। मैं बोल रही हूं बीजेपी का पैसा नहीं है, ये इसमें पक्का रेड हैंडेड पकड़ा गया, इनके शायद पार्टनर हो, दोस्त हो, मुझे मालूम नहीं है। इसीलिए हिल गए हैं चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ही इज शेकन। गलत आपके यहां जोर आता है जी, उसी दिन पकड़ोगे कि नहीं आई कांट कैच हिम टुडे, आई हैव टू सी ए मुहूर्त है। चुनाव आ रही है, मुहूर्त, इसीलिए पकड़ना नहीं है, मुहूर्त के बाद में पकड़ो चोर को। Come on, not be raising doubts on the चीनी हुकूमत के जरिए अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम बदलने के बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर बेहिसी और हिंदुस्तानी इलाके की जमीन कब्जा होने पर चीन का नाम लेने से परहेज करने का तंज कसा। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 15 मकामात का नाम बदल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने हाल ही में दिखाया था कि चीन ने हमारे इलाके में 2 गाँव भी बना लिए हैं। पीएम मोदी और उनके बीजिंग जनता पार्टी लीडर चीन का नाम लेने में कतरा रहे हैं। वो बस चीनियों के जरिए जमीन को कब्जे से इनकार करते हैं। यह रद्द-ए-अमल चीन के जरिए अपने नए सरहद कानून को नाफिज करने से पहले सामने आया। चीनी हुकूमत ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम बदल दिया था। चीन के शहरी मामलों की वजारत ने एक बयान जारी करके कहा कि उनके पास अरुणाचल प्रदेश में 15 मकामात के लिए स्टैंडर्डाइज्ड नाम है, जिनका इस्तेमाल चीनी नक्शों पर किया जाएगा। ये दूसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात का नाम बदला है। 2017 में चीन ने 6 मकामात के नाम बदल दिए थे। 23 अक्टूबर को चीन के आला कानूनी बल्दिया नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने मुल्क की जमीनी सरहदी इलाकों के तहफ्फुज़ और इस्तेसाल का हवाला देते हुए एक नया कानून पास किया है। कमेटी ने कहा था कि नया कानून 1 जनवरी से नाफिज होगा।
पीजी नीट काउंसलिंग में ताखिर पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से एहतजाज कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने जुमे को अपनी हड़ताल खत्म कर दी और मरकजी वज़ीर सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद मनसुख सिंह मांडविया से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कौमी सदर डॉक्टर सुहासन प्रसाद सिंह और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश एम लेले ने यहाँ इसका ऐलान करते हुए कहा कि मांडविया ने पूरे मामले को देखने और उसे जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने बताया कि जूनियर डॉक्टर्स ने आज 12 बजे के बाद मुताल्लिक़ा अस्पतालों में वापसी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कोरोना वबा के दौरान अनथक मेहनत की और मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र डॉक्टरों ने काम पर वापस आने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने पर मजबूर किया गया था। डॉक्टर सिंह और डॉक्टर लेले ने बताया कि डॉक्टरों के एक वफद ने कल देर शाम मरकजी वज़ीर सेहत से मुलाकात की थी और उन्हें पूरे मामले और डॉक्टरों के मुतालबात से आगाह किया था। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने मरकजी वज़ीर से मुलाकात और कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि अस्पतालों की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA हालिया लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स धमाके केस की जांच करेगी, जिसमें पंजाब असेंबली के इंतखाबात से कबल सरहद पार से अमन खराब करने की बड़ी साजिश का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंटेलिजेंस ज़राए ने जुम्मे को इतला दी। मामला दर्ज करने के बाद NIA की टीम जसविंदर सिंह मुल्तानी से पूछगछ के लिए जर्मनी जाएगी, जिसे हिंदुस्तान की दरखास्त पर जर्मनी के अफसरान ने हाल ही में हिरासत में लिया था। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर के 5 चौक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान माबिन शबाना तसादुम के दौरान जैश मोहम्मद आमी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि मिलिटेंट्स की इब्तदाई फायरिंग में CRPF जवान समेत 4 एहलकार जख्मी हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने एक ट्वीट में कहा कि महलूक जंगजुओं में से एक की शनाख्त जैश मोहम्मद से वाबस्ता सुहेल अहमद राथर के बतौर हुई है। उन्होंने ट्वीट किया कि सुहेल श्रीनगर में पुलिस बस पर होने वाले हमले में मुलविस था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उसने साल के आखिर तक मुल्क के तमाम शहरियों को वैक्सीन लगाने का वादा किया था, लेकिन उसका ये वादा भी जुमला ही साबित हुआ। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जुम्मे को साल का आखिरी दिन है और हुकूमत ने वादा किया था कि साल के आखिर तक सभी को कोरोना की दोनों खुराकें दे दी जाएंगी, लेकिन उनका ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत ऐसी तरह से लोगों को ख्वाब दिखाती है, वादे करती है और उसके वादे पर फिर जुमले साबित होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने वादा किया था कि 2021 के आखिर तक सबको वैक्सीन की दोनों खुराकें लग जाएंगी। आज साल खत्म हो गया, मुल्क अभी तक वैक्सीन से दूर। एक और जुमला चुकनाचूर। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में रिकॉर्ड 19,78,191 नए मामले दर्ज हुए। हालांकि अमवात की तादाद 7,433 रही। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 28,70,80,768 पर पहुंच गया है, जबकि अमवात की तादाद 54,49,125 हो गई है। दुनिया भर में फिलहाल 2,82,29,902 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूरोप और अमेरिका के हाल बेहाल कर दिए हैं। बीते 24 घंटों में अमेरिका में 5,72,000, फ्रांस में 2,06,000, ब्रिटेन में 1,90,000, स्पेन में 1,61,000 और इटली में 1,26,000 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इन मुल्कों में 5वीं लहर की वजह से कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंतबाह जारी करते हुए कहा था कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। पिछले हफ्ते में कोरोना के ग्लोबल केसेस में 11% का उछाल दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर जारी है। जुमेरात के रोज करीब 16,700 मामले दर्ज किए गए। चारशंबे को मिले 13,180 केसेस के मुकाबले जुमेरात को 27% ज्यादा मामले सामने आए। जुमेरात की रात तक मुल्क में 16,695 कोरोना केसेस सामने आए। पिछले 71 दिनों में ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले 20 अक्टूबर को 18,388 मामले मिले थे। पीर से अब तक रोजाना के मामले 2.6% करीब 2.5 गुना बढ़े हैं। पीर के रोज 6,242 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए थे। मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज में हो रही है। इसके अलावा केरल और नॉर्थ ईस्ट की रियासतों को छोड़कर तकरीबन सभी रियासतों में केसेस में बढ़ोतरी हो रही है।
गुज़िश्ता दिनों कोरोना से मुतासिर पाए गए बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली जुमे के रोज अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई। अस्पताल राय ने दोपहर को इत्तला देते हुए बताया कि 5 दिनों के इलाज के बाद कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद गांगुली को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वो हालांकि तिब्बी सलाह के मुताबिक घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जुमेरात को नासिक में एक प्रोग्राम के दौरान शिवसेना एमपी संजय रावत बिना मास्क के पहुंचे थे। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो मास्क क्यों नहीं पहनते हैं, इस पर रावत ने कहा कि इस मामले में मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फॉलो करता हूं। संजय रावत ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोगों से हमेशा मास्क पहनने की अपील करते हैं, लेकिन वो खुद इस पर अमल नहीं करते। रावत ने कहा कि महाराष्ट्र के वजीर आला भी मास्क पहनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं पहनते। मोदी तो पूरी कौम के कायद हैं, इसीलिए मैं उनको फॉलो करता हूं। वो मास्क नहीं पहनते, इसीलिए मैं भी नहीं पहनता। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। बारिश से मुतासिर मुकाबले में हिंदुस्तान के सामने 38 ओवर में 102 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 21 ओवर और 3 बॉल्स में बहुत आसानी के साथ एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। हिंदुस्तानी टीम ने लगातार तीसरे और ओवरऑल 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया। खास बात यह कि हिंदुस्तान ने आज तक जब भी इस टूर्नामेंट की तारीख में फाइनल मैच खेला है तब खिताबी जीत हासिल की है। हालांकि 2012 में मैच टाई होने के चलते हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जॉइंट विनर डिक्लेयर किया गया था। टारगेट का पीछा करते हुए हिंदुस्तान की शुरुआत खराब रही और ओपनर हरनूर सिंह 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद अंकुरिश रघुवंशी और शेख राशिद ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को दूसरा मौका नहीं दिया। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 113 गेंदों पर 96 रन जोड़े और टीम को चैंपियन बनाकर ही मैदान से लौटे। रघुवंशी ने 56 रन बनाए, जबकि राशिद ने 31 रनों के स्कोर के साथ नॉट आउट रहे। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 38 ओवर के खेल में 9 विकेट के नुकसान पर 106 रन बनाए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के पुराने सारिफिन की तफसीलात को वक्तन फौकतन अपडेट करने के लिए KYC नॉर्म्स यानी नो योर कस्टमर नॉर्म्स में नरमी में 31 मार्च तक तौसी दी है। यह फैसला कोविड की नई किस्म की वजह से बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल के वक्त सारिफिन और बैंक मुलाजमीन को परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया। RBI ने 25 फरवरी 2016 को बैंकों के लिए अपने मौजूदा सारिफिन के लिए KYC को वक्तन फ़ौक़तन अपडेट करने के लिए एक जामी हिदायतनामा जारी किया था। इसमें अगर KYC के बाकायदा वक्फों पर तजदीद नहीं की जाती है तो सारिफ के अकाउंट के ऑपरेशन पर पाबंदी लगाने का इल्तिज़ाम है। मरकजी बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान 5 मई 2021 को 31 दिसंबर 2021 तक इसमें नरमी की थी। जुमेरात को RBI की तरफ से बैंकों को जारी करदा सर्कुलर में कहा गया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट की वजह से मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र इस तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने काबुल की जानिब से तालिबान के बढ़ते हुए कदमों के दरमियान मुल्क छोड़ने के फैसले पर वजाहत करते हुए कहा कि उस वक्त तालिबान इख्तियार की आसानी से मुंतकली पर किसी माहिदे के लिए तैयार नहीं थे और उनके पास काबुल छोड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अशरफ गनी ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 15 अगस्त 2021 को अचानक से काबुल छोड़ने के अपने फैसले की उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा कि तालिबान को तेज़ी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ते देखकर उनके एक मुशीर ने उन्हें चंद लम्हों में काबुल छोड़ने का मशवरा दिया। उन्होंने खुद पर बड़ी रकम लेकर भागने के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। गनी ने बताया कि उनका उस दिन सुबह तक मुल्क छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और वो दोपहर बाद मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। खबरजी रवामा साबिक सदर हामिद करज़ाई ने गनी पर मुल्क को मझधार में छोड़कर भागने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि अशरफ गनी का इस तरह फरार होना किसी न किसी तरह उनकी हुकूमत के मुज़ाकरातकारों और अमन काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला के तालिबान के साथ किसी तरह के माहदे पर पहुंचने का मौका खत्म किया गया था। ईरान ने 3 तहकीकी आलात से लैस सैटेलाइट कैरियर रॉकेट खला में भेज दिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि उसने एक सैटेलाइट कैरियर रॉकेट खला में भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रॉकेट में 3 तहकीकी आलात नस्ब हैं। ताहम ये नहीं बताया गया कि रॉकेट खला में
कब भेजा गया और ना ही ये वाजे किया गया कि आया कोई भी चीज जमीन के गिर्द मदार में दाखिल हुई है या नहीं। ताहम ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान अहमद हुसैनी का कहना है कि सेमरग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को 470 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में भेजा गया। इसके अलावा इस हवाले से उन्होंने मजीद तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने मजीद ये कहा कि इस रॉकेट को खला में भेजने के लिए जो तहकीकी अहदाफ पेश किए गए थे वो हासिल कर लिए गए, ताहम उन्होंने तहकीक की नौयत की वजाहत नहीं की। दूसरी जानिब ईरानी टेलीविजन ने रॉकेट के खला में भेजे जाने की फुटेज नशर करते हुए उसे ईरानी साइंसदानों की एक और कामयाबी करार दिया। वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से खला में रॉकेट भेजे जाने का ऐलान उस वक्त किया गया जब वियतनाम में आलमी ताकतों के साथ इसके टूटे हुए जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 दिन पहले मुल्क भर में चीनी मोबाइल कंपनियों शाओमी, वन प्लस और ओप्पो के ठिकानों और उनसे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर छापा मारा था, जिसके बाद अब खबर है कि इन कंपनियों पर कानून का वायलेशन करने पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक हफ्ते की जांच के बाद आज ये जानकारी दी है। बता दें कि 21 दिसंबर को दिल्ली और 11 रियासतों कर्नाटका, तमिलनाडु, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में छापामारी की गई थी। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ मिनटों में हिंदुस्तान में भी 2021 को पीछे छोड़कर 2022 में पहुंचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो हिंदुस्तान से कुछ घंटे पहले ही 2022 का वेलकम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। लोग आतिशबाजी के साथ नई उम्मीद लिए 2022 का इस्तकबाल कर रहे हैं। आखिर में एक अपडेट क्रिकेट से जुड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। जख्मी रोहित शर्मा मौजूद नहीं होने की वजह से केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। पहला वनडे 19 जनवरी को खेला जाएगा, दूसरा वनडे 21 और तीसरा 23 जनवरी को खेला जाएगा। अभी दोनों टीमें टेस्ट सीरीज खेल रही हैं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को T20 और वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनाया था। हालांकि टेस्ट टीम की साउथ अफ्रीका रवानगी से ठीक पहले रोहित शर्मा प्रैक्टिस सेशन के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी से वो जख्मी हो गए थे। इसके बाद वो रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी गए। जब यह तय हो गया कि रोहित सीरीज के लिए फिट नहीं हो पाएंगे, तब बोर्ड ने राहुल को कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया 2021 में सिर्फ 6 वनडे मैच खेलेगी। इस फॉर्मेट में हिंदुस्तान ने अपना आखिरी मुकाबला 23 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ खेला था। उस सीरीज के दौरान हिंदुस्तान की
मेन टीम इंग्लैंड दौरे पर थी, लिहाजा तब बी टीम चुनी गई थी। आपको बता दें कि इस टीम में हैदराबाद के मोहम्मद सिराज को भी शामिल किया गया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।